हेलो बच्चों। आप लोग 2 दिन पहले देखे थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कराए थे। आज हम लोग उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चन बच गया था। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हम लोग तैयारी में लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डायमेंशनल शेप, किस क्वांटम नंबर का डायमेंशनल शेप होता है। तो आप लोग क्वांटम नंबर पढ़े हैं 4, क्वांटम नंबर 4 पढ़े हैं आप लोग। कौन कौन क्वांटम नंबर होता है? एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो चौथा क्वांटम नंबर होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी इंडिकेट करता था, एनर्जी और साइज को इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेप किसको बताता है? तो शेप बताता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि अजीमुथल क्वांटम नंबर में 4 तरह के और सबसेल हुआ करता था। कौन कौन होता था? एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल। 4 सबसेल होता था। आगे मान सकते हैं, एफ के बाद जी मान सकते हैं, जी के बाद एच मान सकते हैं, लेकिन एफ के बाद ही मानना है। तो एस का शेप कैसा हुआ करता था? एस का शेप स्फेरिकल हुआ करता था। पी का शेप डम्बेल हुआ करता था, आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं। और डी का हुआ करता था डबल डम्बेल, आप लोग पढ़े हैं। और एफ का कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। तो बताइए कौन सा क्वांटम नंबर है जो बताता है शेप? तो अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेप। शेप एस का कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। पी का कैसा होता है? डम्बेल होता है। डी का कैसे होता है? डबल डम्बेल होता है। एफ का कॉम्प्लेक्स होता है, उसका बन नहीं पाता है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि इसमें आंसर कौन चला जाएगा। तो बताइए शेप, डायमेंशनल शेप कौन बताता है? तो अजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी आंसर चला जाएगा अजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप लोग को टोटल ऑर्बिटल एसोसिएट के लिए आप लोग को बताए थे एक फॉर्मूला एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बताता है। ये फॉर्मूला बताता है कि एक सेल में कितने सारे ऑर्बिटल एसोसिएट होंगे, एक सेल में कितने ऑर्बिटल आपस में जुड़े होंगे, उसको बताता है कौन फॉर्मूला? एन स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग 2n स्क्वायर। ये 2n स्क्वायर बताता है कि एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैक्सिमम कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेल ले रहे हैं। यदि आप पहला सेल लिए होंगे, तो यदि हम पहला सेल की बात करें तो एन इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यदि इसके जगह पर हम 2 पुट करें तो 2 2 जा 4, तो बताइए टोटल कितना आ जाएगा? 4 2 जा 2 इक्वल टू टोटल 8। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये बताता है फॉर्मूला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा किसी सेल में, ऑर्बिटल कितना प्रेजेंट होगा वो बताता है ये फॉर्मूला। तो बताइए एन इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ कितना? एन इक्वल टू दिया हुआ है 3। तो 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 3 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 का क्यू करेंगे तो हम लोग का 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा
3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, टोटल 9। आंसर भेज दीजिए 9 के साथ, यानी आंसर कौन चला जाएगा, डी नंबर। उसके बाद यदि बात करें तो उसके बाद बताइए कौन होगा सो। अगला नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ स्पीसीज। तो आप लोग पढ़े हैं आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो का मतलब समान होता है, आइसो का मतलब समान होता है जिसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हैं, हम केमिस्ट्री वाले सर हैं, एक फिजिक्स वाले सर आएंगे, एक बायो वाले सर आएंगे, एक मैथ वाले सर आएंगे। तो सब आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम लोग सब आपस में कहलाएंगे आइसो, सब आइसो कहलाएंगे। यदि मान लीजिए कि एक आ रहा है पहला क्लास का, एक दूसरा क्लास का, एक 10वां क्लास का, एक ग्रेजुएशन का, तो ये सब समान नहीं है, सब एक क्लास की होनी चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसो। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में सेम हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यदि देख लीजिए, यहां देखते हैं मीथेन की बात किया है, तो हम मीथेन में जानना चाहेंगे कि कितना उसमें प्रेजेंट है। मीथेन में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना प्रेजेंट है सो। तो बताइए एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। कितना है हाइड्रोजन, 4। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया, 6 और 1 7, लेकिन हाइड्रोजन और 3 बच गया, तो टोटल कितना हो गया 10। इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और 1 हाइड्रोजन का 1 है कितना पीस, 4 पीस। टोटल कैलकुलेट कीजिए, 6 4 कितना निकल गया 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, यानी 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 उसी का होगा। तो देखिए यहां नियोन में आंसर आ जाएगा। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। इसके पहले देखिए पहला क्लास में आप लोग को बताए थे एक और बातें कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, और प्रोटॉन की संख्या को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते थे। तो बताइए यहां नियोन का एटॉमिक नंबर कितना निकल गया, 10। तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 10। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना मिल गया, 10। तो बताइए नियोन का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना मिला, 10। तो मीथेन का भी कितना मिला, 10। इसलिए आंसर किसके साथ चला जाएगा, नियोन के साथ चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं FON। Which of the following is high electron gain enthalpy। एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से लगाव, इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करना, इलेक्ट्रॉन से लव करना। तो सबसे ज्यादा लव कौन करेगा, जो सबसे ज्यादा लव करेगा उसी का एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है उस समय क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है, और जो एनर्जी बाहर निकलता है उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को जोड़ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गेन कहलाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जो एनर्जी बाहर निकले उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मान लीजिए एक लड़का एक लड़की आपस में प्यार किया, शादी हो गया। अब गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं है, हो गया लाठी डंडा, चला गया केस थाना में। तो उस समय क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगा, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, पैसा। पैसा पैसा को क्या कहेंगे, एनर्जी। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगा। तो बताइए उसमें से सबसे ज्यादा किसका निकलेगा, क्लोरीन का। क्यों, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है, लेकिन एक्सेप्शनली ये 3rd पीरियड के ना रह करके ये 4th पीरियड के है, इसलिए इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा।
अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। दो बातें बोला गया है, एक यहाँ लार्जेस्ट साइज बोला गया और स्मॉलेस्ट साइज बोला गया है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी एटम या तो किसी एलिमेंट के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज रहे उतना इलेक्ट्रॉन उसका घट जाता है। तो इलेक्ट्रॉन घट गया, इसका मतलब हम क्या समझे कि इलेक्ट्रॉन घटने का मतलब है कि उसका साइज भी छोटा हो गया होगा। यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो साइज उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो बताइए कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिसका होगा उसका स्मॉल साइज होगा, और जिसमें चार्ज डेवलप नहीं होगा उसका सबसे बड़ा साइज होगा। तो थोड़ा सा एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं कि जितना ज्यादा किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जितना ज्यादा किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना उसका साइज छोटा होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज, एक नोट में लिख लीजिएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज, ये क्वेश्चन आएगा पक्का कंफर्म आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा, उतना साइज छोटा होगा, उतना साइज छोटा होगा। दूसरा केस, केस नंबर 1 की बात करें, ये केस नंबर 2 की बात करें, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। देख लीजिए ये साइन बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसका साइज क्या होगा, साइज भी बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, साइज बढ़ता है। और यदि ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है तो उसका साइज रिमेन्स सेम रह जाता है, यानी साइज चेंज नहीं करता है, साइज ज्यों के त्यों रह जाएगा। तो हम पूछेंगे आप लोग से कि बताइए Na प्लस हीलियम प्लस Mg2 प्लस, इसमें बताइए कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा। नहीं तो सबसे बड़ा साइज बोल सर ये न्यूट्रल है तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए था, नहीं, ये देख लीजिए फर्स्ट पीरियड के रहने वाला है। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को, आप लोग इस बात को जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हेलिना का रब ससुर से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बताइए टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज। तो सबसे पहली बात है कि हीलियम कहां पर है देख लीजिए, और उसके बाद सोडियम कहां पर है, मैग्नीशियम कहां पर है। जैसे क्वेश्चन डाले थे हम कि इसमें बताना है आप लोग को कि सोडियम बड़ा है कि मैग्नीशियम 2 प्लस बड़ा है कि यहाँ हीलियम बड़ा है। तो बताइए टॉप टू बॉटम आते एटॉमिक साइज घट बढ़ता है, तो बढ़ता है तो हीलियम का बहुत छोटा होगा क्योंकि ये कौन सा पीरियड के रहने वाला है और ये सब कौन पीरियड के रहने वाला है, तो इसका साइज बहुत छोटा होगा ये सब दोनों के कंपैरिजन में। तो इसका साइज बहुत छोटा हो गया तो इसको हम लोग काट कूट लगा देंगे। अब बच गया ये दोनों, तो इसमें देखिए दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज जिस पर प्रेजेंट है उसका साइज जो होगा वो छोटा होगा, यानी यहाँ सोडियम का साइज बड़ा हो जाएगा देन मैग्नीशियम 2 प्लस से। तो आप लोग को पता चल गया होगा।
जैसे और बात करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस में है? सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज नियॉन में है, इसका साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का होगा और सबसे छोटा किसका होगा? फ्लोरीन का। यानी एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज इधर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करने से क्या होता है? नेगेटिव साइज बढ़ने से साइज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटता है, और यदि न्यूट्रल है तो उसका साइज रिमेन्स सेम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि नेगेटिव चार्ज किस पर है। एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि नेगेटिव चार्ज किस पर है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज किस पर है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव सबसे बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला लास्ट में होगा, न्यूट्रल वाला बीच में होगा। ये बातें याद रखिएगा आप लोग। यानी सबसे पहला साइज नेगेटिव वाला को होगा, उसके बाद न्यूट्रल वाला का होगा और उसके बाद आप लोग का होगा पॉजिटिव चार्ज वाला का। तो आप लोग इस तरह से खोज लीजिएगा और आसानी से टिक लगा दीजिएगा। लेकिन कंडीशन एक रहेगा कि उसका पीरियड पहले चेक कर लीजिएगा। जैसे हीलियम कहाँ के रहने वाला है और सोडियम और मैग्नीशियम कहाँ के रहने वाला है, उसका चेक कर लेना कि वो सेम पीरियड के रहने वाला है या नहीं है। उस तरह से आसानी से इसको क्या कर सकते हैं आप लोग? टिक लगा सकते हैं। उसके बाद आगे की यदि हम बात करें तो आगे देखिए, यानी आंसर इसमें क्या चला जाएगा? विच ऑफ द लार्जेस्ट, तो सबसे ज्यादा बड़ा, उसके बाद स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट वाला सबसे पहले खोजिए। इसमें दिया हुआ है Mg और Na, तो दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा? एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा? मैग्नीशियम का, इसलिए इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा। किससे? सोडियम वाला से। और यदि देखा जाए दोनों का कंडीशन तो दोनों न्यूट्रल भी है, और न्यूट्रल होने के बाद मैग्नीशियम का बड़ा हो जाएगा किससे? सोडियम से। पहला नंबर किस? दूसरा नंबर है कि स्मॉलेस्ट साइज, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर है? एल्युमिनियम पर। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका है? एल्युमिनियम का। तो सबसे छोटा साइज उसका हो जाएगा। तो आंसर चला जाएगा एल्युमिनियम 3+। सबसे छोटा वाला में कहां कहां है? एल्युमिनियम 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 3+ यहां है। उसके बाद मैग्नीशियम देख लीजिए, यानी आंसर चला जाएगा मेरा बी नंबर। उसके बाद आगे की बात करें यदि है, आगे की बात करें तो लिखा हुआ है जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। लास्ट में देखिए डी में आया, और लास्ट में आया को देखिए हम कैसे इसको लिखते हैं जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार में याद हो जाएगा। एस और एस के बाद क्या आया? डी आया। हम लोग एस में जानते हैं कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 1 to 2 ये कहां से लिखे पता चल गया? 1 - 2 नहीं पढ़िएगा, 1 या 2, ये या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और डी में 1 से लेकर के कितना हो सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यस और डी लिखे, यस और डी की वजह से यहाँ यस और डी लिखे। यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, और डी में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन। ये कहां से लिखे पता चल गया? आप बताइए, वैलेंस सेल यहाँ 4 है तो वैलेंस सेल को n बताता है, और ये 3 लिखा है, ये कम लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या n-1 लिख सकते हैं क्या? तो ये मेरा निकल गया डी ब्लॉक का जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ns1 to 2 n-1 into d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन।
कहाँ मैच किया, NS2 ये वाला देख लीजिए, N-1 इंटू डी 1 to 10 यानी आंसर चला गया सी नंबर। उसके बाद बोला है डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 किसका जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा तो देखिएगा, डाइपोल मोमेंट चेक करना है तो आसानी से चेक कर सकते। कैसे, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले खोजना चालू कीजिए, जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल तरीका है ये जानने का। तो देखिए लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए। आप लोग हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू फार्मूला जानते हैं, आप लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखल है, ये देखिएगा 1/2 V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ये आप लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बताइएगा यहाँ क्या निकल गया, भी बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, ये ग्रुप 2 के रहने वाला है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया हमको, 2। एक्स बताता है मोनो इक्विवेलेंट एटम की संख्या, मोनो इक्विवेलेंट एटम उसको कहते हैं जिसका वैलेंसी 1 हो, उसी की संख्या लिखना है। तो वैलेंसी किसका किसका 1 होता है, ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 होता है, यानी हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, और ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली का होता है, जो कौन कौन आता है, फिर कल बाहर आई एंटी। तो ये सब जो है ये सब ग्रुप 17 का है, और ये सब ग्रुप 17 होने की वजह से ये सब का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए ये सबको बोला जाता है मोनो इक्विवेलेंट एटम। तो बताइए उसकी संख्या लिखना है, तो क्या वहां क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है, हाँ कितने नंबर में है, 2 नंबर में है, तो 2 लिख दिए यहाँ। यदि यहाँ 3 रहता 3 लिखते, 4 रहता 4 लिखते, 5 रहता 5 लिखते, 7 रहता 7 लिखते। यदि यहां मान लीजिए क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन होता, जैसे मान लीजिए CH4, नहीं CH4, इसका लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है 4। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है। उसके बाद इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर लिख देंगे 0, पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो, और इस पर कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0। अब 4 दूना 8, इसको डिवाइड करना है कितना, 2 से, 1/2 इंटू 8, इसको डिवाइड करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा मेरा, हाइब्रिडाइजेशन 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 2 निकल गया किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, कितने पीस है, 2 पीस है, 2 लिख दिए। इसमें कैटायन की संख्या कितना है, 0, एनायन की संख्या कितना है, 0। अब बात करें 2 और 2 कितना निकल गया, 4, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो कितना आ जाएगा 2, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, 2 आ गया हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन यदि 2 आ गया तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि इसमें बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। कैसे हम लोग जानेंगे, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू एक और फॉर्मूला जानते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हमको लोन पेयर निकालना है तो लोन पेयर रहने दीजिए इधरे, बॉन्ड पेयर यहाँ कितना संख्या में है, Cl2 2 पीस, हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल गया मेरा 2। अब बताइएगा मेरे प्यारे मित्र, इसको इधर ले आएंगे तो 2 - 2 इक्वल टू लोन पेयर, यानी लोन पेयर इक्वल टू क्या मिल गया मेरा, 0 मिल गया, यानी लोन पेयर क्या मिल गया मेरा 0। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि BeCl2 में लोन पेयर मेरा क्या है 0, और लोन पेयर 0 है, तो हम लोग आसानी से इसको कह सकते हैं कि इसमें डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं। क्यों, लोन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है। लोन पेयर जिसमें प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ये डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ
होगा, और जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है उसका डायपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इसका डायपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं है। यानी BeCl2 का साइज यदि देखा जाए तो इसका लीनियर होता है, से बिलीनियर होता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जानते हैं, देखिएगा कैसे लिखेंगे। सो आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े हुए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते थे तो थोड़ा सा देखिएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक झलक दिखा देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर 8 होता है, आप लोग जानते हैं 1s2 2s2 2p6 2p4, 6 कहाँ चले गए, 2p4 2p4, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 था, 8 आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये जो लिखा हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा हुआ है हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखेंगे। देखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे लिखते हैं। सो सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 2s2, यानी यस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है इसलिए सिग्मा लिख रहे हैं यहाँ, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2। क्योंकि आप लोग ये बातें फिर एक बार थोड़ा सा बता देंगे कि ये आ रहा है कहां से। उसके बाद देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, यहां तक खत्म हो गया है। उसके बाद आता है पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तो z वाला जो है वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए लिखेंगे यहां सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर आता है पाई, और पाई आएगा 2p पाई इक्वल टू 2p पाई x इक्वल टू 2p पाई y। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन दोनों का एनर्जी सेम है, इसलिए दोनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भराएगा और फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है तो फिर आगे भराएगा। देखिएगा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12, मेरे पास टोटल कितना है ऑक्सीजन O2, 1 का 8 होता है, 2 का 16 है, तो इतना आया है। फिर भरेंगे एक इसमें भी और एक इसमें भी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना खपत हो गया काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। अभी भी 2 ठो बचल है, अब 2 ठो जो बचल है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब काउंटिंग कीजिए, 16 के 16 खपत हो गया है। तो आप लोग बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जिसमें स्टार नहीं लगल है उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी यहां मिल गया मेरा 10। उसके बाद Na एंटी बॉन्डिंग जिसमें स्टार लगल है, 2 2 4 4 और 2 6, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना मिल गया 6। आप बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। बताइए 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, इसको काट दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग का निकल गया इक्वल टू 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 कहाँ है आंसर, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 किस में चला गया, इसके साथ। इस तरह से आप लोग बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद पूछता है शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल,
तो शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले आपको चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। देख लीजिए, बहुत इजी तरीके से अभी बता रहे थे आप लोग को कि कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। देखिएगा, अभी हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हम लिखे थे, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू फॉर्मूला लिखे थे 1/2 बॉन्ड पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स जो बताता है मोनो इक्विवेलेंट एटम माइनस कैटायन और इस पर एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज और सी बताता है पॉजिटिव चार्ज। तो बताइएगा मेरे प्यारे मित्र, 1/2 भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? ऑक्सीजन का। सेंट्रल एटम यहाँ कौन है? ऑक्सीजन। कहाँ है? वाटर। वाटर, वाटर मतलब H2O। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 निकल गया। अब बताइए मोनो इक्विवेलेंट एटम की संख्या कितना है? 2 पीस। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, कितना निकल गया? 1/2, 6 और 2 8, 6 2 8, इसको काट दीजिए, कितना निकल गया? हाइब्रिडाइजेशन 4 निकल गया। अब हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू आप लोग जानते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कितना निकला? 4। बॉन्ड की संख्या कितना? 2 हाइड्रोजन दो तरफ से बॉन्ड बनाया होगा, यानी बॉन्ड की संख्या 2। लोन पेयर कितना निकल गया? यानी लोन पेयर 2 निकल गया। तो याद कीजिए बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2, तो उसका शेप क्या हो जाएगा? शेप हो जाता है बेंट या तो भी शेप्ड, बेंट या तो भी शेप्ड हो जाता है। इसी को और करके हम लोग लिख सकते हैं, तो बेंट भी लिख सकते हैं और भी शेप्ड लिख सकते हैं। तो क्या मिला हम लोग को? बेंट। बेंट के साथ आंसर चला जाएगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल गया आपका? 4 निकल गया। और हाइब्रिडाइजेशन 4 निकल गया तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं यस का 1 ऑर्बिटल होगा। यस का कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। अच्छा, कैसे निकला थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मीथेन का, तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग लिखेंगे? मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? CH4। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे थोड़ा प्यार से देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं? 1/2 भी प्लस एक्स माइनस सी प्लस ये, जहां भी बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, कार्बन वैलेंस सेंट्रल एटम है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। बताइए उसमें मोनो इक्विवेलेंट एटम क्या? हाइड्रोजन है, क्या क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्या है? हाइड्रोजन। कितना पीस है? 4 पीस। तो उसकी संख्या यहाँ लिखेंगे 4। कैटायन की संख्या कितना है यहाँ? 0। एनायन की संख्या कितना है? 0। 4 और 4 कितना निकल गया? 8। 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, हाइब्रिड कितना निकल गया? यानी हाइब्रिड हम लोग का निकल गया 4। तो हम लोग जानते हैं कि एस में 1 ऑर्बिटल होता है और पी में 3 ऑर्बिटल होता है। टोटल कितना हो गया? 4। तो देख लीजिए एस में कितना ऑर्बिटल? 1 और पी में कितना ऑर्बिटल? 3। तो एस वाला का 1 ऑर्बिटल लिखिए या ना लिखिए उसके पावर में, वो हमेशा होता है। और पी में 3 ऑर्बिटल है तो 3 लिखना पड़ेगा। यानी आंसर आपका जो चला गया वो sp3 चला गया। तो आंसर कहाँ मिला? sp3। sp3 जहां भी मिलल होगा वहां आंसर भेज दीजिए। यानी आपका आंसर चला गया है, आपका देख लीजिए आपका आंसर चला गया इसके साथ। उसके बाद आज यदि हम बात करें तो इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, कोई भी स्टैंडर्ड स्टेट मतलब ना किसी के साथ वो बॉन्ड बनाया हो, ना किसी के साथ वो इलेक्ट्रॉन लेन देन किया हो, ना वो अपना शेप चेंज किया हो, जिस स्टेट में वो हमेशा हमेशा रह रहा है उसी स्टेट में रहना पसंद करता है, तो उसका ना ही एनर्जी कोई लेता है ना ही एनर्जी कोई देता है। यानी उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। कोई लड़ेगा झगड़ेगा तभी ना उसका एनर्जी चेंज होगा।
लड़ेगा झगड़ेगा ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से चेंज होगा बेचारा का। जब लड़ेगा झगड़ेगा नहीं तो उसको स्टैंडर्ड स्टेट कहती हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट में हमेशा क्या होता है, जीरो होता है कोई भी एलिमेंट का, इसलिए आंसर यहाँ चला गया जीरो के साथ। तो आंसर चला गया जीरो। आज इतना ही, फिर आगे इसको लेकर के कल हम आएंगे और फिर आगे इसको कल हम कंप्लीट कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक।